सो हे गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम ओवरशैडोड टू ओवरपावर्ड सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड इसके पहले के 7 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो बस आ जाओ, अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं मर्लिन को, और यहाँ पे इफ्ताल और एबे के बीच में खड़ी होती है, मतलब बगल में खड़ी होती है, और बोलती है कि फाइनली जो ड्यूल है वो अब चालू होने वाला है। एंड अगर तुम्हें नहीं आइडिया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो भाई लास्ट एपिसोड के अंदर जो इफ्ताल है ना, वो यहाँ पे एबे से फाइट करने के लिए नॉमिनेट हुआ था। वेल, ये एक मॉक टेस्ट है एंड इसी के अंदर इन लोगों ने यहाँ पे एक फाइट करनी है। तो अब ये लोग यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, और यहाँ पे जो एबे होता है वो लिटरली एकदम अपने इफ्ताल के सामने खड़ा होता है और काफी खुश नजर आ रहा होता है। इसको ऐसा लग रहा होता है कि भाई मैं काफी आसानी से ना इफ्ताल को पेल दूंगा, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हमें ना इस फाइट के कुछ रूल्स बताए जाते हैं कि जो मैजिक है वो यहाँ पे फॉरबिडन है, मतलब तुम यहाँ पे मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें अपने रॉ स्ट्रेंथ का यूज करना होगा, मतलब स्वॉर्ड को लेके। और अपना इफ्ताल बोलता है आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है, मतलब मैं ये नहीं चाहता था। और फिर वो यहाँ पे ना अपनी एनेस्थेसिया की तरफ देखता है, बट एनेस्थेसिया ना अपने मुंह को इसे छिपाने लगती है। और फिर हम देखते हैं इधर एबे को, और वो इफ्ताल को बोलता है ओए अपनी स्वॉर्ड को तैयार करो, तुम जैसे निचले लोगों से ना मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ, बट तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे खुश होऊंगा किसी ऐसे को डिफीट करके जिसने यहाँ पे तलवार भी ना पकड़ी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलो भी अब यहाँ पे अपनी तलवार को उठाओ। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो बस यही बात करते हैं कि भाई देखो तो सही, ये जो बंदा है मतलब अपना इफ्ताल है, ये कितना डर चुका है, इससे तो तलवार भी नहीं उठाई जा रही है। और इफ्ताल बस इनको सुने जा रहा होता है। इफ्ताल बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं फाइट तो करूंगा, पर जो मेरा पहला शॉट होगा ना या फिर जो अटैक होगा वो बस एक फ्लूक होगा। मैं इससे पहले एक किक मारूंगा जो कि ये डॉज कर लेगा, और उसके बाद ना ये मुझे पक्का हरा देगा और मैं काफी आसानी से डिफीट हो जाऊंगा, और इसके बाद मैं काफी आसानी से ना इस स्कूल में पढ़ पाऊंगा। और ना बंदा ये सब सोचते हुए ना इस बंदे पे एक किक मारता है। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये गधा इस किक को डॉज कर लेगा, तो नहीं भाई, ये बंदा उसके लात को सीधे अपने चेहरे पे खाता है। और क्या ही खाता है भाई, मतलब जो सेटिस्फेक्शन की लेवल है ना वो बहुत ऊपर चली गई है। वेल, आगे हम देखते हैं कि ये बंदा बोलता है कि ये कैसे हो गया, और ये यहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाता है। और अपना इफ्ताल बोलता है व्हाट द फक, ये इतना बड़ा चूतिया है क्या? मेरे को लगा था कि ये मेरे किक को डॉज कर लेगा, लेकिन ये कैसे हो गया? तभी हम देखते हैं अपनी मर्लिन को, और वो आके बोलती है फाइनली जो इस फाइट का विनर है वो इफ्ताल है। और इफ्ताल शौक की भाई यार मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना था, तुम लोग मेरे को जबरदस्ती विनर बना रहे हो। आगे हम देखते हैं कि जो इफ्ताल है वो यहाँ पे एनेस्थेसिया के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। और एनेस्थेसिया बोलती है मास्टर आज आपने फिर से ना किसी ऐसे को डिफीट कर दिया जो कि आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इफ्ताल बोलता है हाँ वैसे वो उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, मतलब ये अपने मन में बोल रहा होता है। और फिर ये बोलती है मास्टर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप कभी ऐसे सिचुएशन के अंदर चले जाओ जहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो काम ही ना आए, तो आप क्या करोगे? वेल, अपना इफ्ताल थोड़ा सोचता है और बोलता है वेल तो मैं बस यहाँ पे मेहनत करूंगा ताकि वो काम हो जाए। ये बोलती है ओ तो क्या सच में ये उसके जवाब है जो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है? ये बोलता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये बोलते है कि मास्टर सच में ना मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मतलब मैं चाह के भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाती हूँ, और जो मेरा फेथ है उसको भी नहीं चेंज कर पाती हूँ। और भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास लग रही होती है, और ये अचानक से खड़ी होती है और बोलती है आपको पता है मैं अभी तक वर्जिन हूँ, तो अगर आप चाहो तो मुझे आप ना अपनी स्लेब बना सकते हो। और भाई ये सुनते अपना बंदा शॉक की आखिरकार इसको क्या हो गया, ये अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लग गई? फिर ये बोलते कि नहीं मास्टर मैं सच में ना आपकी किसी ना तरीके से ना मदद करना चाहती हूँ, तो बस अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। भाई अपना बंदा यहाँ से उठता है और सीधे जाकर उसके कपड़े को उठाता है और उसको वापस करते हुए बोलता है ना देखो मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ बस यहाँ पे डिनर कर रही हो ना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो ये सब अपने मन में लाना बंद करो और चुपचाप से यहाँ पे खाना खाने बैठ जाओ। और भाई ये इसको ना उसके कपड़े देता है, जिसके बाद ये अपने कपड़े पहनती है और फिर से लोग बैठ के ना खाना खा रहे होते हैं। और ये रो रही होती है, अपना बंदा बोलता है चुप भी करो, जो मीट है वो ठंडा हो जाएगा, तो बस जल्दी करो और खाना चालू करो। और यहाँ पे लोग खाना वाना चालू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने जीनी को, और भाई वो रोए जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पे जो रायकिरी होती है ना भाई वो चोरी हो चुकी होती है, मतलब किसी ने उसे चुरा लिया होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि अपनी एनेस्थेसिया होती है। और ये सुन के लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर अपना बंदा बोलता है मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है। और मर्लिन बोलते हैं ना कि ये सब उसी का नतीजा है, उसी का मतलब उस स्पेशल स्लेव क्रेस्ट का जो कि उसके ना स्लेव क्रेस्ट के अंदर बनाया गया था, और ये साबित होता है कि वो एक चोर है। और फिर अपना इफ्ताल इस पे थोड़ा सोचना चालू करता है, और हमें बताया जाता है कि दरअसल जो यहाँ पे जिस स्लेव क्रेस्ट की बात चल रही है ना वो फाइनली एक्टिवेट हो चुका है। और ये जो स्लेव क्रेस्ट है ना इसके कुछ रूल्स होते हैं, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के ना कुछ रूल्स होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि दरअसल जो स्लेव क्रेस्ट होते हैं ना उसके अंदर आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हो कि तुम्हें क्राइम करना है या फिर तुम्हें अपनी जान देनी है, बट जहाँ बात आती है स्पेशल स्लेव क्रेस्ट की, तो हाँ ये एक बहुत ही हॉरिबल चीज है। इसके अंदर तुम वो सब कर सकते हो जो कि तुम ना स्लेव क्रेस्ट
रिक्वेस्ट के अंदर नहीं कर सकते। और हम देखते हैं अपनी मर्लिन को, और वो एफ्ताल से बोलते हैं ना कि आखिरकार उसके पास ऐसा क्यों है, क्या आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और अब आप क्या करने वाले हो। एफ्ताल बोलता है मैं अभी ना एनेस्थेसिया को ढूंढूंगा और कुछ नहीं, और इसे ढूंढने से सब कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है, तुम्हें भी पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये बोलती है क्या मतलब है आपका सॉल्व करने से, आपको पता है ना ये इतना आसान नहीं है। ये बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करूंगा तो मुझे सीधे गॉड से फाइट करनी पड़ जाएगी, और एक बार ऐसे बंदे ने एक बार करा था तो जो गॉड है ना उसने पूरे के पूरे उस विलेज को ही मतलब उस पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये जो क्रस्ट है इसको ब्रोक इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके ब्रोकन होने से बहुत बड़ी आफत आ सकती है। अपना बंदा बोलता है मुझे पता है मर्लिन, बट तुम्हें पता है क्या मैं यहाँ पे एनेस्थेसिया को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी होगा अब देखा जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे गॉड से लड़ाई करनी पड़ गई ना तो मुझे वो भी मंजूर है, बट मैं फाइट करूंगा और यहाँ पे एनेस्थेसिया को बचाऊंगा। मर्लिन बोलती है क्या आप सच में ऐसा करोगे। ये बोलता है बिल्कुल, तुम्हें याद है मैंने भी जब तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पे लिया था तो मैंने तुम्हारी देखभाल करी थी, तो अब नॉर्मल सी बात है जब मैंने एनेस्थेसिया को अपने अंदर लिया है तो मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। एंड मर्लिन को ना ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो बोलती है मुझे लगा ही था कि आप वही हो, आप बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो। और फिर मर्लिन बोलती है तो अब आप क्या करने वाले हो। इफ्ताल बोलता है जहाँ तक मुझे पता है जो एनेस्थेसिया है वो अभी यहाँ पे ना उस आदमी के घर तक जाने वाली होगी जिसने उससे ये सब करवाया है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं अपनी एनेस्थेसिया को, और भाई वो सारा का सारा चीज लेकर एक कैसल की तरफ बढ़ रही होती है, और अपना बंदा फिर बोलता है अब मैं जा रहा हूँ एनेस्थेसिया को अपनी एनेस्थेसिया को वापस लेके आने। और हम देखते हैं एनेस्थेसिया को, और वो फाइनली यहाँ पे पहुंच चुकी होती है, और वो यहाँ पे एक आदमी के सामने बैठी हुई होती है। एंड भाई ये कोई और नहीं बल्कि अपना एबे होता है, ये एबे की स्पेशल स्लेव है। और भाई तुम्हें अब समझ आया कि आखिरकार पिछले एपिसोड के अंदर जो अपनी एनेस्थेसिया है वो एबे को देखे इतना शॉक्ड क्यों हो रही थी, उसे इतना डर क्यों लग रहा था, और वो फ्रीज सा क्यों हो गई थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपने एबे को, और वो बोलता है बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया काम करा है। और यहाँ पे बोलती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई यहाँ पे ना लिटरली गलती एनेस्थेसिया की भी नहीं होती है, क्योंकि जो स्पेशल स्लेव क्रस्ट है ना इसके अंदर तुम्हें ना वो काम करना ही पड़ेगा जो कि तुम्हारा मास्टर तुम्हें बोलेगा। मतलब तुम जाके भी इससे नहीं बच सकते हो, चाहे तुम कितनी भी दूर चली जाओ, हर 6 महीने बाद तुम्हें यहाँ पे ना वापस आना पड़ता है अपने रियल मास्टर के पास। खैर यहाँ पे बंदा इससे बात करता है और बोलता है तुमने बहुत ही बढ़िया काम करा है, तुमने यहाँ पे राइकिरी को वहाँ से चुरा के लाई हो, तो ये सच में बहुत बड़ी काम है। बट ये बताओ क्या तुम्हें पता था कि जो यहाँ पे इफ्ताल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। ये बोलती कि नहीं मतलब मुझे इतना तो नहीं पता कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। और हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पे जो अपना एबे होता है ना उसने यहाँ पे अपने एनेस्थेसिया को बोला था कि वही यहाँ पे ना वो सारा चीज प्लान करे ताकि जो एबे है वो यहाँ पे इफ्ताल से फाइट कर सके, और इसीलिए यहाँ पे जो एनेस्थेसिया है ना उसने क्लास के अंदर एबे के सामने इफ्ताल को रखा था फाइट करने के लिए। खैर यहाँ पे सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी एनेस्थेसिया को, और वो बोलती है तो क्या अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ ना, मतलब ये लास्ट ही काम था ना जो मैंने आपके लिए करा है। ये बोलता है नहीं, एक बार मुझे मेरे फादर से बात करने दो, और अगर ऐसा होता है तो तुम जा सकती हो कल, बट तुम्हें आज आराम करना होगा, मतलब तुम जाओ यार, तुम एंजॉय करो, तुमने इतनी बड़ी काम करा है। आई मीन पहले तुम्हारी बहन ने जो 3 आर्टिफैक्ट्स दिए थे और तुमने जब 2 दे दिए हैं तो टोटल मिला के ये 5 हो चुके हैं। तो हाँ तुम लोगों को यहाँ पे जो स्लेवरी है वो अब खत्म हो जानी चाहिए, तो अब तुम्हारा जो जनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया है। आई मीन भाई यहाँ पे रूल कुछ ऐसा है कि इनको हर जनरेशन में ना 5 आर्टिफैक्ट्स को लाके ना इनकी फैमिली को देना होता है। आर्टिफैक्ट्स यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत वैल्यूएबल है, जैसा कि अपनी राइकिरी हो गई, एंड ऐसी और 4 चीजें जो कि 3 तो पहले इसकी बहन ने दे दिया था, और राइकिरी को एड ऑन करके जो अपनी बंदी है उसने 5 पूरे कर दिए हैं। तो अब रूल के अकॉर्डिंग जो अपनी एनेस्थेसिया है वो अब स्लेव से हट सकती है, मतलब अब उसको यहाँ पे स्लेव रहने का ना कोई हक नहीं है। फिर ये बंदा बोलता है ठीक है मैं अपने फादर से बात करूंगा, जैसा होगा तुम्हें पता चल जाएगा, और यहाँ पे इतना बोल के ना चला जाता है। हम देखते हैं अपनी एनेस्थेसिया को, और अपने रूम में जाकर ना वापस अपने बेड पे चली जाती है, और वो सोचना चालू करती है कि मैंने अपने इफ्ताल समा को बिट्रे कर दिया, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं ये लास्ट था, अब मैं कभी भी ना ये काम फिर से नहीं करूंगी। और यहाँ पे अपनी बहन को याद करना चालू करती है, और हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पे मैं दिखाया था एक छोटा सा गाँव, और यहाँ पे हम देखते हैं अपनी एनेस्थेसिया को, और वो बहुत छोटी होती है और अपनी बहन से बात कर रही होती है, और बोलती है फाइनली तुम यहाँ पे आ चुकी हो, और तुम यहाँ पे इतना मेरे से मीन क्यों हो रही हो, तुम मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही हो। और जो इसकी बहन होती है ना भाई पता नहीं क्यों बट इसको यहाँ पे ना थोड़ा सा बुरी तरीके से ट्रीट कर रही होती है, और बोलती है तुम्हें वैसे भी कोई सुनना नहीं चाहता है तो अब बस भी करो और यहाँ से निकलो, और वैसे भी ना मैं तुम्हारा ध्यान इसलिए रखती हूँ कि मेरी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था, वरना मैं तो तुम्हें पूछती भी नहीं। और ये बात अपनी बंदी को बहुत बुरी लगती है, और बोलती है ये बहुत ही मीन है, तुम बहुत ही बड़ी जर्क हो, तुम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, तुम कभी वापस मत लौट के आना, और भी बहुत सारी चीजें बोलती है। और उसकी जो बड़ी बहन होती है ना वो यहाँ पे ना उसके पास से थोड़े पैसे निकालती है, मतलब गोल्ड कॉइन्स, और उसके बाप को देती है, और बोलती है फादर ये अभी के लिए इतना ही है। और फिर एनेस्थेसिया बोलती है तुम इतने दिनों तक बाहर रही, इतने अच्छे कपड़े पहनती हो, तभी तुम्हारे पास बस ये छोटे से गोल्ड कॉइन्स है, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम पता नहीं पूरे पैसों का क्या करती हो, लेकिन तुम बहुत बुरी हो, चली जाओ यहाँ से, कभी लौट के मत आना। फिर अपनी इसकी जो बहन होती है बोलती है अगर इतना ही तुम्हें दुख है ना तो तुम चुपचाप हम लोगों को छोड़ के चली जाओ और जाके ना कुछ काम वाम करो। और ये बात सुनकर एनेस्थेसिया बोलती है हाँ मैं चली जाऊंगी।
जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। खैर हम देखते हैं एनेस्थेसिया की बड़ी बहन को और वो चुपचाप यहाँ से जाने लगती है और हंसती हुई जा रही होती है। और यहाँ पे बस एनेस्थेसिया पीछे से चिल्ला रही होती है, कभी वापस मत आना तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत हेट करती हूँ। वेल हम आगे देखते हैं कि टाइम बीत चुका होता है और एनेस्थेसिया थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है और वहाँ पे अपने फील्ड में काम करी होती है ना, तब यहाँ पे 2-4 कार्ड्स आते हैं और भाई उसके कार्ड में से ना एक बॉडी फेंकी जाती है एंड ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि अपनी एनेस्थेसिया की बड़ी बहन की होती है, जो कि पूरी तरीके से जख्मी होती है, मतलब मर चुकी होती है, बट इसके बॉडी में बहुत सारा ना घाव होता है। और ये देख के अपनी एनेस्थेसिया को समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसकी बहन के साथ क्या हुआ है और उसे किसने मारा है। एंड यहीं पे हम देखते हैं एबे को, जो कि छोटा होता है, और सडनली जब अपनी एनेस्थेसिया उसकी बहन को टच करती है ना, भाई इसके हाथ में ना एक अजीब सा कुछ लाइटनिंग से चमकने लग जाता है। तो एबे बोलता है ना, फादर तो क्या अब ये अपनी नई स्लेव है? इसका बाप बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो एनेस्थेसिया का बाप होता है ना, भाई तुरंत नीचे झुक जाता है और बोलता है कि अब ये आपकी नई स्लेव है, मेरा इससे कोई नाता नहीं है। यहाँ पे एनेस्थेसिया बोलते हैं कि आखिरकार फादर यहाँ पे चल क्या रहा है, आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, ये क्या है जो मेरे हाथ में लग गया है। यहाँ पे एबे का बाप बोलता है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल है उसको एक्टिवेट करा जाए। और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी एनेस्थेसिया को और वो बार बार चिल्ला रही होती है ना, डैड मुझे बचा लो। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा होता है। आई मीन जो यहाँ पे स्लेवरी है ना, उसको पास डाउन किया जा रहा होता है एनेस्थेसिया की बहन से ना एनेस्थेसिया के ऊपर। और यहाँ पे सब लोग इसको बस देखे जा रहे होते हैं और ये बोल रही थी ना कि सच में ये बहुत हर्ट कर रहा है। और यहाँ पे लोग बता रहे दरअसल जो तुम्हारी बड़ी बहन है उसने एक गलती करी थी और ये स्पेशल स्लेव क्रस्ट है, तो अब से जो ये क्रेस्ट है ना वो तुम पे जा चुका है, तो अब तुम हमारे क्लैन की ना एक स्लेव बन चुकी हो और तुम्हें ना हमारा काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे एनेस्थेसिया बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम कह क्या रहे हो। ये बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, तुम लोगों को हर जनरेशन में ना हमें 5 आर्टिफैक्ट लाके देने होते हैं और अगर तुम वो काम पूरा कर दोगे तो ये जो तुम्हारा काम है वो तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन को पास कर दिया जाएगा। और भाई इतना बोल के अपनी एनेस्थेसिया को ये लोग यहाँ पे ना स्लेव बना देते हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से। इसको यहाँ पे हर्ट भी होता है और अपनी बहन को बार बार देख रही होती है, बट खैर ये क्या ही कर सकती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एनेस्थेसिया को और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, मतलब अपनी बहन की सारी चीजों को देख के। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं एबे को और वो फिर से इसके रूम में आता है और ये लोग बात करना चालू करते हैं और इसे बताता है कि दरअसल जो मेरा बाप है ना उसने ऐसा कहा है कि तुम्हें अभी नहीं छोड़ा जा सकता है, तुमने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करा है, लाइक जो यहाँ पे राइकिरी लाके दे सकती है वो स्लेव कितनी कमाल की होगी कि उसे छोड़ा जाए, तो हम लोग अभी तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, तो बस तुम अभी हमारे साथ ही काम करने वाली हो, तो बस अभी तुम लगे रहो। और तभी अपनी एनेस्थेसिया बोलती है तुम वो बताओ कि आखिरकार मेरी बहन के साथ उस दिन क्या हुआ था। और इतना बोल के ना वो खड़ी होती है और बोलती है अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो यहाँ से जाने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम बताओ तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, है ना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।